नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की फेमस और चर्चित बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। विशेषतः आधुनिक काल की तैयारी के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी है। आज का शीर्षक रहेगा यात्रा संस्मरण और रिपोर्टाज। जो परीक्षार्थी नए हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो कृपया करके प्लेलिस्ट से पूर्व के वीडियो आप लोग देख सकते हैं। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बुक आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं। अच्छा, कल की कक्षा के अंतर्गत हमने संस्मरण और रेखाचित्र इस टॉपिक को समाप्त कर दिया था। उससे जुड़े प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, स्पष्ट कर दिया था। यात्रा संस्मरण अपने मूल यात्रावृत्त रूप में आरंभिक गद्य का एक अपेक्षया प्रचलित माध्यम रहा है। जीवनी आत्मकथा जैसे एक बिंदु पर इतिहास का स्पर्श करते हैं। जीवनी आत्मकथा जैसे एक बिंदु पर इतिहास का स्पर्श करते हैं, उसी तरह यात्रा संस्मरण भी एक पक्ष भूगोल के आकर्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने यात्रा वृत्तांत के रूप में अगर हम अपने चैनल की बात करें तो राहुल संस्कृत्यायन का तिब्बत यात्रा पढ़ा है हमने। बहुत ही रोचक लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी पढ़िएगा। आपके सिलेबस में यदि निर्धारित है तो उसको अभी पढ़ लें प्लेलिस्ट से। सिलेबस में नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद जब टाइम मिले तो आप उससे पढ़ लें। जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप जीवन भर जुड़े रह सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखें ना। आपका बंटी है, गोदान है। कई बार हमें टाइम नहीं होता कि बुक लेके पढ़ें। ऐसे समय में आप यदि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अपने फ़ोन से अपने हेडफोन लगाइए, इजीली सुन लीजिए पूरी बुक को। तो वो सुविधा आपके पास है। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर, बहुत तरीके से प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। फिर भी आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यात्रा वृत्तांत में भूगोल का आकर्षण क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जब आप यात्रा करेंगे तो किसी क्षेत्र की करेंगे, वहाँ का आप जब अपना यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो वहाँ का रहन सहन कैसा है, वेशभूषा, वहाँ का सांस्कृतिक पक्ष कैसा है, कौन से स्थान पर गए, कल कौन से पे गए, उससे पहले कौन से पे गए, तो ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो क्या है, भूगोल के आकर्षण से जुड़ा हुआ है। देश दर्शन यात्रा संस्मरण की मूल वृत्ति है। देश दर्शन यात्रा संस्मरण की मूल वृत्ति है, जिसमें एक ओर प्रकृति की पुकार है, दूसरी ओर साहसिक जिज्ञासा। यात्रा मानव विराट मानवीय विकास का ही एक सीमित प्रतीक है। इस दृष्टि से यात्रा संस्मरण लेखक और पाठक दोनों के लिए एक आदिम प्रतीक या पुराण कथा की भांति बार बार अपने को खोलता चलता है। आरंभिक रूप में यात्रा वृत्त स्वभावतः परिचयात्मक और स्थूल वर्णन प्रधान थे, है ना, यानी बाहरी वर्णन उसमें होते थे। स्थूल यानी मोटा मोटा, बाहरी वर्णन। विदेश जाने वाले यात्री पानी के जहाज का ऐसे वर्णन करते थे मानो किसी विशाल राजप्रसाद का हाल बता रहे हों। उनके वर्णन में प्राय एक बाल सुलभ उल्लास और उत्साह रहता था। फलस्वरूप उनकी दृष्टि आकारों पर इतनी अधिक थी कि अंतरंग प्राय उपेक्षित और विस्मृत होता था। आधुनिक यात्रा वृत्त या कहिए यात्रा संस्मरणों आकारों, आकृतियों और अंतरंग का एक उत्तरोत्तर बेहतर अनुपात खोजने में संकलन रहा है। भाषा को सृजनात्मक और संवेदन को सूक्ष्मतर बनाते हुए भारतेंदु ने कई यात्रा विवरण अपनी रोचक शैली में प्रकाशित किए थे, पर ये संक्षिप्त निबंध रूप में थे। हिंदी के शुरू के यात्रा वृत्तों में बाबू शिव प्रसाद गुप्त की कृति पृथ्वी प्रतीक्षणा 1924 उल्लेखनीय है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, प्रारंभिक जो चीज़ है, जो पहली बार लिखी गई है, उसका महत्व कभी कम नहीं होता। फिर चाहे वो बार बार उसमें पेपर में पूछी ही जाती है। उल्लेखनीय है, जैसा नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में विश्व भ्रमण का रोचक आख्यान है। पृथ्वी प्रदक्षिणा, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा, जो अनेक चित्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है। मौलवी महेश प्रसाद का, अभी मौलवी हैं और नाम में महेश प्रसाद है। चलिए,
मौलवी महेश प्रसाद का ग्रंथ मेरी ईरान यात्रा 1930 उतनी महत्वाकांक्षी रचना नहीं है। फिर भी आप ध्यान देख लीजिएगा, यूपी वाले पूछ सकते हैं इसको। सरल भाषा और आत्मीय शैली उनकी प्रधान विशेषताएं कही जा सकती हैं। इन आरंभिक यात्रा वृत्तों से प्रकट होता है कि उस काल के लेखक के लिए अन्य क्षेत्रों की भांति ही यात्रा वर्णन में भी विषय का मोह और महत्व अधिक था। विदेश यात्राएं प्राय वृत्तों का आधार बनती थी। लंदन यात्रा के कई वृत्त इन दिनों लिखे गए। भगवान दीन दुबे ने सरस्वती में ऐसे कई वृत्त प्रकाशित किए हैं। कई लेखकों में अप्रतिम घुमक्कड़ और गाथाकार हिंदी लेखकों में अप्रतिम घुमक्कड़ और गाथाकार राहुल संस्कृत्या ने कई यात्रावृत्त प्रस्तुत किए। भूगोल के अतिरिक्त समाज, इतिहास और संस्कृति की तह तक इन वृत्तों में उनकी निगाह पहुंचती है। यद्यपि शैली उनकी भी इतिवृत्त प्रधान है। उनके कुछ शीर्षक लेखक की यात्रा रुचि को अपने आप में प्रकट कर देते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, रूस में 25 मास, किन्नर देश में, एशिया के दुर्गम खंडों में, और इन सब के अतिरिक्त उनका घुमक्कड़ शास्त्र 1948। ये अधिकांश व्रत 1926 से लेकर 1946 के बीच प्रकाशित हुए हैं। ये सभी रचनाएं समान स्तर की नहीं हैं। हाँ, इतिवृत्त की प्रधानता और रोचक वर्णन शैली सब में परिलक्षित की जा सकती है। हिंदी यात्रा साहित्य में राहुल का योगदान परिमाण और वैविध्य दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो ये किसका कथन है, कौन कह रहे हैं? परिमाण यानी संख्या और विविधता दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब आप इनको देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा। ये घुमक्कड़ शास्त्र जो है, ये तो बार बार पूछा जाता है। जो आपको इम्पोर्टेंट इनके यात्रा वृत्तांत याद रखने, सबसे पहले याद रखिएगा मेरी तिब्बत यात्रा, क्योंकि कई परीक्षाओं के सिलेबस में। दूसरा है किन्नर देश में। तीसरे नंबर पर याद रखना है घुमक्कड़ शास्त्र। ये तीनों ही बारंबार पूछे जाते हैं। अब यूं तो वो लद्दाख यात्रा कुछ भी पूछ सकता है, यूरोप यात्रा कोई भी नाम इनमें से पूछ सकता है, वो परीक्षक है, उसको छूट है। लेकिन हमारे दिमाग की एक सीमा है, तो सारे ना सही लेकिन इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र और लद्दाख यात्रा, ये भी देख लीजिएगा ना, ये भी पूछी हुई। तो ये 4 पुराने पेपर्स में पूछी हुई हैं, आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ ऐसे ही वैविध्यपूर्ण रिपोर्टाज का माध्यम हिंदी में नहीं, अपने आप में काफ़ी नया है। तो अब आपने यात्रा वृत्तांत पढ़ लिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद बहुत यात्रा वृत्तांत लिखे गए हैं, जिसमें आगे का है एक बूंद सहसा उछली। ये इस बुक में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। एक बूंद सहसा उछली, और उसके बाद भी निर्मल वर्मा के वे दिन है, मेरी लंदन यात्रा, ये पूछे जाते रहे। इनके लिए आपको नोट्स देखने पड़ेंगे जो मैं तैयार कर रही हूँ, या इसके अलावा मैंने चैनल पे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक करवाई है, उसमें से आप देख लीजिएगा ना। उस बुक की भी 2 प्लेलिस्ट होंगी ना। एक में तो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल तक का मैटर मिलेगा, और एक में आधुनिक काल मिलेगा। तो आधुनिक काल वाले में आप रिपोर्टाज वाला वीडियोस देख लेना। थोड़ा सा चैनल पे जाइए, सर्च करिए, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ ऐसे ही विविधतापूर्ण यात्रा वृत्तों के लेखक स्वामी सत्यदेव परिव्राजक रहे हैं। अब कोई पूछे स्वामी सत्यदेव परिव्राजक किस लिए हिंदी साहित्य में फेमस है, तो यात्रा वृत्तांतकार हैं। रिपोर्टाज को देख लेते हैं। रिपोर्टाज, अब ये देखिए यहाँ पर प्रारंभिक हिंदी के उनकी जानकारी दी। हालांकि परीक्षा उपयोगी है, क्योंकि जो प्रारंभ में लिखा गया वो बारंबार पूछा जाता है, तो परीक्षा उपयोगी तो बहुत ज़्यादा है। परंतु मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कोई भी एक बुक आपके लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना, मैम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ लें तो हो जाएगा क्या? भैया, हो सकता है कि 60% पेपर उसमें से आ जाए, 50% भी आ जाए, बट डियर 60 और 50% से तो फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब सब कुछ नहीं पढ़ सकते कि नगेंद्र भी पढ़ लो, बच्चन भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। फिर मैं आपको कहूँगी एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो कृपया करके शुक्ल की बुक है, और जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनको आधार बनाइए, है ना।
और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, उससे को आप अपनी तैयारी का आधार नहीं बना सकते ना, जब तक आपको ठीक से चीज़ों की समझ नहीं है। बाकी आप रटने में अगर माहिर हैं तो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे रट लीजिए, सिलेक्शन फिर भी हो ही जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, कुछ अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, गारंटी नहीं है कि उसे पढ़कर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जो बेहतरीन बुक है जैसे शुक्ल है, चतुर्वेदी है, फिर पांडे को आप पढ़ें तो सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, क्योंकि समझ लिया फिर याद कर लिया तो बचा क्या, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ताज का माध्यम हिंदी में नहीं अपने आप में काफ़ी नया है, बहुत कुछ 20वीं शताब्दी का विकास है। इस दृष्टि से यह विलक्षण है कि रिपोर्ताज के एक आरंभिक रूप में लिखा हुआ वृत्त हमें हिंदी की 19वीं शताब्दी के अंत में मिलता है। चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा खड़गविलास प्रेस, बांकीपुर, प्रेस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन है। इतिवृत्ति की प्रधानता इसमें जरूर है, पर सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्ताज जैसे ही दिए गए। हाँ, शैली में प्रभावाव्यंजन की ओर ध्यान कम है, पर महत्वपूर्ण बात है कि उस काल में इस ढंग के वृत्त की उपस्थिति ही है। यानी कि जब आप पहली बार कुछ लिख रहे हो, उससे पहला आप वैसा कुछ नहीं मिलता, तो आपने जब प्रथम बार प्रयास किया तो कुछ कमियों को माफ किया जा सकता है ना। तो उसी के क्रम में चंडी प्रसाद सिंह का युवराज की यात्रा काफी फेमस रहा। सजग भाव से रिपोर्ताज लेखन द्वितीय महायुद्ध के आसपास आरंभ होता है, जबकि बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना लेखकों को परिवेश के प्रति अधिकाधिक जागरूक कर देती है। अन्य गद्य रूपों की तुलना में रिपोर्ताज कला पत्रकारिता से अधिक घनिष्ठ भाव से संबद्ध है। परिवेश के प्रति सजगता की दृष्टि प्रेमचंद्र द्वारा संस्थापित हंस पत्रिका 1930 में विशेष रूप से उभरती है, और यह आकस्मिक नहीं कि विविध नए अकाल्पनिक गद्य रूपों के विकास में उनकी विशेष रुचि रही है। आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, इन सभी माध्यमों पर इस पत्रिका ने विशेषांक निकाले और उनके लेखन को प्रोत्साहित किया। रिपोर्ताज, जैसा कहा गया, सबसे बाद में आता है। महादेवी के संस्मरण रेखाचित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए राजप्रसाद, अभी रापरा क्या है, जो भी हो सकता है, राजप्रसाद श्रीवास्तव ने किया है, या राम प्रसाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें दिया नहीं है। अब देखिए, ये पूछने वाला प्रश्न है, अगर कोई बनाए तो महादेवी के संस्मरणों और रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो राम प्रसाद लगा लीजिए आप। साहित्यकारों के पत्र एक खास अर्थ में गद्य रूपों के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये ठीक है कि सजग भाव से उनका सृजन साहित्य के रूप में नहीं होता, पर लिखने में अधिकतर सृजनात्मक भाषा प्रयोग के अभ्यस्त होने के कारण लेखकों के पत्रों का भाषिक गठन किसी सीमा तक सृजनात्मक हो जाता है। कुछ पत्रों की प्रकृति केवल सूचनात्मक भी होती है, पर उनका साहित्यिक महत्व हो सकता है। इस दृष्टि से कुछ पत्र साहित्यिक गद्य में लिखे होते हैं और कुछ अन्य इतिवृत्तपरक होते हुए भी साहित्यिक संदर्भ में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरणार्थ, लेखकों के पत्रों में कभी उनकी अपनी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण रहता है, जो उनकी कृतियों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता दे सकता है। निराला के पत्र, प्रेमचंद के पत्र, ये सारे के बारे में बात हो रही है। अब आपने देख लिया पत्र, रिपोर्ताज पत्र भी देख लेते हैं। देखते हैं कि थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि आपकी क्लास ऑलरेडी थोड़ा लंबा करते हैं क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में आपका यात्रा संस्मरण, रिपोर्ताज और पत्र तीनों समाप्त हो जाएंगे। पत्र सजग भाव से साहित्य के रूप में प्रकाशन के लिए नहीं लिखे जाते। इस स्थिति में अनजाने ही एक लाभ लेखक को मिल जाता है, वह यह कि लेखक अपनी भाषा और शैली में अबाधित भाव से भाव प्रयोग करते हैं। इसीलिए कुछ अंग्रेजी कवियों के पत्रों में गद्य का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है। सीधी, स्वच्छंद और निर्भीक अभिव्यक्ति, अनौपचारिक आत्मीय शैली और सारगर्भित स्थितियों का सही यथार्थ अंकन, ये कुछ ऐसी विशेषताएं जो लेखकों के पत्रों को विशेष प्रकार के साहित्यिक रूप की कोटि दे देती हैं। साहित्य जो लिखते समय नहीं, लिख जाने के बाद साहित्य की संज्ञा प्राप्त करता है। विशिष्ट अनुभव की एक विशेष प्रकार की अभिव्यक्ति का माध्यम पत्र होता है। हिंदी में अभी पत्र साहित्य कम प्रकाशित हुआ है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, प्रेमचंद, पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के कुछ पत्रों के संकलन अब उपलब्ध हैं। किस किस के? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है द्विवेदी पत्रावली, धीरेन्द्र वर्मा का है यूरोप के पत्र, प्रेमचंद्र का है चिट्ठी पत्री, पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के कुछ पत्रों के संकलन अब उपलब्ध हैं। एक संकलन प्रकाशित हुआ है द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, जिनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र श्रीधर पाठक के नाम है, जो सभी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। तो ये आपके इसमें भी पत्र साहित्य लिखा हुआ है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है ना।
रोचक बात यह है कि 60 से अधिक पत्रों में 5 को छोड़कर शेष 1903 के पहले झांसी से लिखे गए, जब वे रेलवे के तार विभाग में कार्यरत थे और सरस्वती के संपादक नहीं बने थे। छायावादी कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रा नंदन पंत के पत्रों के संकलन कई लेखकों ने प्रकाशित किए हैं। कुछ लेखकों ने पत्र शैली का सजग प्रयोग करके तत्कालीन स्थितियों के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। ऐसे काल्पनिक पत्रों में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे और खत अपनी व्यंग्यपरक शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त पूछा हुआ ही है ये तो। विशंभरनाथ कौशिक ने दुबे के नाम से चिट्ठा लिखा, पर कौशिक के पत्रों में हास्य का अपेक्षाकृत स्थूल रूप है, जबकि बाल मुकुंद गुप्त के चिट्ठों में गहरा और सटीक व्यंग तीव्र वाग वैदग्य है। शिव शंभू के चिट्ठे हिंदी गद्य साहित्य का स्थायी अंग है। रामनाथ सुमन के पत्र भी सजग भाव से लिखे गए हैं। उनमें पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का गंभीर भाव से विश्लेषण हुआ। भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यायन का संकलन है। देख लीजिएगा, पूछे जाने योग्य है ये। पत्र साहित्य का मौलिक और महत्वपूर्ण अंग साहित्यकारों के वास्तविक पत्र ही हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद के पत्र दो महान लेखकों के व्यक्तित्व को सहज भाव से प्रकट करते हैं, साथ ही अपने साहित्यिक युग का बड़ा सजीव चित्र भी उपस्थित करते हैं। लेखकों की समकालीन परिस्थितियों की जटिलता का कुछ अनुमान उनके पत्रों के माध्यम से हो सकता है, और फिर बहुत से पत्र स्वतंत्र रूप से गद्य और शैली रचना के उत्कृष्ट उदाहरण। सच तो यह है कि पत्र साहित्य अकाल्पनिक गद्य वृत्त का एक स्तर पर बड़े अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कल्पना का अंश उसमें है नहीं, अतः सृजनात्मकता का सारा दायित्व भाषिक गठन पर है। पत्रों की तरह डायरी भी किसी कदर असजग लेखन का उदाहरण है, पर पत्र की तुलना में डायरी का रूप स्वभावतः अधिक आत्मपरक है, क्योंकि उसका लेखन साधारणतः यह मानकर होता है कि उसका पाठक स्वयं लेखक ही होगा। इसलिए डायरी जैसी निजी और स्वच्छंद अभिव्यक्ति अन्यत्र अकल्प्य है। ये दूसरी बात है कि डायरी शिल्प का सजग प्रयोग भी कुछ लेखकों ने अपने कथा विधान में किया है, पर सहज रूप में तो डायरी केवल अपने लिए ही है, लेखक के लिए एक निजी दस्तावेज। इस दृष्टि से डायरी में संप्रेषण की समस्या खासतौर से आती है, पर किसी भी लेखक की डायरी को लेकर उस पर दुर्हता का आरोप नहीं लगाया गया। इससे साबित होता है कि यदि रचनाकार की कृति स्वयं उसके लिए संप्रेषणीय है तो पाठक भी उसे ग्रहण कर सकेगा। यह जरूर है कि डायरी ही क्यों, सभी अकाल्पनिक गद्य वृद्ध जैसे सघन साहित्य के रूप में नहीं होते, वैसे कि कविता या नाटक या उपन्यास। ठीक है, गद्य वैसे साहित्य रूप नहीं है जैसे कि नाटक, उपन्यास और कविता। तो ये हो गया। डायरी के बारे में भी 2 लाइन इन्होंने लिख दी है, छोड़ा कुछ नहीं है। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र और डायरी को हमने पढ़ लिया है। हिंदी की आरंभिक डायरी शैली में लिखे गए थे श्रीराम शर्मा की सेवाग्राम डायरी, श्रीराम शर्मा की सेवाग्राम डायरी 1946 और घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने विश्वविद्यालय हिंदी शोध के अध्यापन आदि व्यवस्थापक प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी एक विश्वविद्यालय हिंदी शोध और अध्यापन के व्यवस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपनी एक संक्षिप्त डायरी प्रकाशित की, मेरी कॉलेज डायरी। ओके, डायरी का अधिक बौद्धिक और चिंतन प्रधान रूप जनरल आगे चलकर एक नई कविता में प्रचार पाता है। यूँ डायरी और जनरल के बीच का लेखन भारतीय हिंदू के काल चक्र में दृष्टव्य है, जहाँ अपने समय तक के भारतीय इतिहास की प्रमुख तृतीयां और घटनाएं अंकित की गई थी हैं, और उन्होंने नोट किया था हिंदी नए चाल में ढली 1873 है ना। तो ये शुक्ल की बुक में भी आपको मिल जाए, हिंदी नए चाल में ढली। ये किसका कथन है, बारंबार पूछा गया भैया, भारतीय हिंदू का कथन है, ये जनरल में लिखा कालचक्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक कालीन गद्य के विकास और परिष्कार में नए माध्यमों का गुणात्मक योगदान रहा है, क्योंकि यहाँ लेखक कल्पना का सहारा न लेकर पूरी तरह से भाषिक क्षमता के विकास में ही संलग्न रहता है। इस रूप में नाटक, उपन्यास, कहानी जैसी पूर्व प्रचलित गद्य विधाएं कविता के अधिक निकट हैं, भले उनका वाक्य विन्यास अलग अलग तरह का हो। गद्य का वास्तविक रूप जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त जैसे माध्यमों में ही देखने को मिलता है, और यही आचार्य शुक्ल का आधुनिक काल के लिए प्रस्तावित नाम गद्य काल सही ढंग से चरितार्थ होता है। यद्यपि स्वयं इतिहासकार का ध्यान नए गद्य रूपों की ओर नहीं था, और अपने इतिहास में उन्होंने इनका स्वतंत्र रूप से उल्लेख नहीं किया। उसने नहीं भैया, शुक्ल के लिए जब भी आप नाम लें उन्होंने करें, क्योंकि उनके टाइम तक ये इतने विकसित ही नहीं थे। तो ये हो गए अब जो नया टॉपिक रहेगा आलोचना और आलोचनाकार, तो ये बहुत विस्तृत टॉपिक है भैया। जो प्रोफेसर वाले विद्यार्थी हैं उनको सेंड कर दीजिए। आप लोग वीडियोस को सेंड नहीं कर रहे हैं और बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं मैम बुक पढ़ा दो, कंप्लीट करवा दो, लेकिन आप वीडियोस को अपने मित्रों तक शेयर नहीं कर रहे।
ठीक है, आप लोग कोचिंग जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे तो अपने अन्य साथियों से जुड़े हुए होंगे, कृपया करके वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोगों को नहीं लगता कि इतने थोड़े व्यूज़ के साथ कैसे काम चल पाएगा। खैर, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। धन्यवाद, मिलती हूँ पुनः आपसे कल आलोचना टॉपिक के साथ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद।